मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दोबारा मैं एक अंतराल के बाद आपके सामने मुखातिब हूं और विषय वही है, लेकिन यहाँ मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा। अपनी अगली क्लासेस के लिए एक शेड्यूल हम लोगों ने निर्धारित किया है। आगामी क्लासेस में आपके करंट अफेयर्स की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों की जो भावी रणनीति है वो ये होगी दोस्तों कि आपके मेरी क्लास में आपको सबसे पहले 15 मिनट की क्लासेस जो प्रोवाइड कराई जाएंगी वो होंगी करंट अफेयर्स की क्लासेस, और करंट अफेयर्स के बाद हम लोग बात करेंगे अपने परंपरागत सब्जेक्ट पर, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों, ये दोनों ही विषय साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी महत्ता और गुणवत्ता को जितना बेहतर ढंग से समझा जाए, ये हमारी तैयारी के लिए, हमारे प्रिपरेशन के लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसी क्रम में दोस्तों सिर्फ एक संदर्भ मैं आज आपको दूंगा करंट्स का, बाकी की व्यवस्था को हम लोग कल से लागू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अरब सागर में आने वाले उस चक्रवाती तूफान की जिसकी तीव्रता और हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, बात हो रही है तौकते की। देखिए, तौकते या टौकते, ये कई नाम इसके लिए सुनाई दे रहे हैं इस तरह के। और अगर आप भारत में इसकी स्थिति को देखना चाहें तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत में आपका जो पश्चिमी तट है हमारा, इस पश्चिमी तट के समीप से होता हुआ ये पूरा इलाका हमारे गुजरात तक विस्तारित है, यानी कच्छ के रण तक। तो गोवा आदि शहरों को प्रभावित करता हुआ, गोवा को, मुंबई को, इन सभी शहरों को, महाराष्ट्र आदि राज्यों को, कर्नाटक आदि राज्यों को प्रभावित करता हुआ ये चक्रवाती तूफान गुजरात के समुद्री तट तक पहुंच ही चुका है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर की हो चुकी है, यानी जो हवाएं हैं वो आपकी 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि ये किस महासागर में उत्पन्न हुआ, तो आप किस सागर में उत्पन्न हुआ, तो इसका भी जवाब आप दे सकते हैं दोस्तों, अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। अमूमन हमारे इसी प्रायद्वीपीय भारत में जो पूर्वी तट के निकट ये जलीय क्षेत्र है, इस जलीय क्षेत्र को दोस्तों हम लोग बंगाल की खाड़ी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। हमारी जो बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, ये भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा जिसे आप कहते हैं, इसके नीचे का संपूर्ण क्षेत्र जो है हमारा प्रायद्वीपीय है। और बंगाल की खाड़ी में वह क्षेत्र जहां पर अधिकांश चक्रवात निर्मित होते हैं, उस क्षेत्र को कहा जाता है दोस्तों ITCZ। ITCZ का पूरा नाम जान लें, इसे हम लोग कहते हैं इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये शब्द जो है दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के चक्रवातों के लिए। अगर पूछता है अरब सागर में बनने वाला टौकते किस तरह का चक्रवाती तूफान है या किस तरह का चक्रवात है, तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और चक्रवात तब बनते हैं दोस्तों जब कहीं समुद्र के ऊपर निम्न वायुदाब का क्षेत्र विकसित होता है। तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ संक्षिप्त प्रश्न बताए हैं, जैसे इसका नाम क्या है, इसकी रफ्तार अधिकतम कितनी रही, यह मूलतः किस क्षेत्र को प्रभावित कर रहा पश्चिमी तट में, तो सबसे बढ़िया नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके राज्य गुजरात का। बंगाल की खाड़ी में वह क्षेत्र जहां चक्रवात बनते हैं, इसे आप ITCZ कहते हैं। और टौकते या टौकते किस प्रकार का चक्रवात है, तो आपके सामने इसका भी आंसर है कि ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो 4-5 प्रश्न आपको यहां पर उपलब्ध करा दिए हैं हमने। इस वक्त इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के जो सामरिक माहौल बिगड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस बारे में भी आप संभवतः अपडेट होंगे। और ये समस्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिस गाज़ा पट्टी पर है, जहाँ से ये शुरू हुई है, ये कोई नया मामला नहीं है दोस्तों जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है, बल्कि ये मामला बहुत लंबे समय से चर्चा में रहा है, जो फिलिस्तीन और यानी कि पैलेस्टाइन
और इजराइल के बीच के संबंधों के खराब होने और एक यहूदी तथा मुस्लिम देश के बीच के पारस्परिक वैमनस्य को उजागर करता है। फिलहाल इस समय पैलेस्टाइन यानी कि फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की गतिविधियां जो कि इजराइल के खिलाफ है, उससे इजराइल को सुरक्षा प्रदान कर रहा है उसका अपना एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम, जिसे आप कह सकते हैं आपका आयरन डोम। उसे आयरन डोम कहा जा रहा है दोस्तों, यानी आयरन डोम एक प्रकार का ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ऐसा सुरक्षा चक्र होता है मिसाइलों का, जो आपकी ओर आने वाली दूसरी मिसाइलों को ज़मीन तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देता है। तो चलिए दोस्तों मुद्दे पर लौटते हैं। सब्जेक्ट वही है, यानी कि हम लोग साइंस में बात कर रहे हैं, बायोलॉजी पे, और हमने आपको बायोलॉजी की अपनी पिछली क्लासेस में जिस मूलभूत चीज़ के बारे में बताया था, वो मूलभूत चीज़ थी दोस्तों हमारी कोशिका, यानी कि सेल। हमने आपको इसका परिचय दिया था, साथ साथ हमने आपको ये भी बताने का प्रयास किया था कि हमारी जो कोशिका है वो मूलतः दो तरह की होती है दोस्तों। पहला नाम मैंने आपको दिया था प्रोकैरियोटिक, और दूसरा नाम आपको मिला था यूकैरियोटिक। और इन दोनों शब्दों का अर्थ भी मैंने आपको समझाया था। प्रोकैरियोटिक का मतलब ऐसी कोशिका जो अभी विकसित नहीं है, यानी जिसमें केंद्रक नहीं है, इसे हम प्रावस्था कोशिका बोलते हैं। और यूकैरियोटिक को हमने नाम दिया था कायिक कोशिका। ठीक है, ये बातें आपको हम बता चुके हैं। इसके अलावा अगर जीवों को वर्गीकृत किया गया था तो जीवों के लिए हमने नाम दिया था आपका मोनो सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। इसे आप कह सकते हैं एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीव के रूप में आप इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब आज हम आपसे आगे बढ़ेंगे और 3 और अच्छे शब्दों पर बात करेंगे। पॉइंटेड हमने कहा था सेल से हम लोग करीब 100 के आसपास क्वेश्चन निकाल लेंगे दोस्तों, और वही प्रयास हमारा आगे भी जारी है। ध्यान दीजिएगा, 3 शब्द हैं आपके पास। पहला शब्द है प्रोटोप्लाज्म, दूसरा शब्द है आपके पास साइटोप्लाज्म, और तीसरा शब्द है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये 3 शब्द हैं दोस्तों। कई बार ये तीनों शब्द एज अ क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, आपने देखे भी होंगे इनको। प्रोटोप्लाज्म के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है शब्द जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म के लिए हम इसे नाम देंगे दोस्तों कोशिका द्रव्य, और न्यूक्लियोप्लाज्म के लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं केंद्रक द्रव्य। ये 3 नाम आप देखिए यहां पर। साइटोप्लाज्म ये कोशिका विज्ञान के लिए प्रयोग किया गया भी एक शब्द है, इसी से बनता है शब्द दोस्तों साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब ही होता है कोशिका विज्ञान, यानी कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और आपसे मैंने कहा था कोशिकाओं का समूह ये कहलाता है दोस्तों टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक, और ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ये नाम जो है हम लोग इसको देते हैं दोस्तों हिस्टोलॉजी। इसे औतिकी बोलते हैं हिंदी में। और अगर कहता है कि ये शब्द किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया तो उनका नाम जान लीजिए दोस्तों, उनका नाम था एनग्र्यू। एनग्र्यू वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने हिस्टोलॉजी या ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो दोस्तों ये 3 शब्द आपको दिख रहे हैं। चलिए मैं इन तीनों को बताने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं ये एक कोशिका है। अगर इस कोशिका की बात की जाए तो ये सबसे बाहरी जो भाग आप देख रहे हैं ये आपका कोशिका भित्ति होती है, यानी उसे घेरे रखने वाला भाग कोशिका भित्ति, या फिर ये हो सकती कोशिका झिल्ली, ये आप नाम ले सकते हैं इसके लिए। इसके बाद इसके अंदर जो गाढ़ा धूसर पदार्थ भरा होता है, एक मैटर ये होता है, एक पदार्थ ये होता है। दूसरी चीज ये इसका केंद्रीय भाग है जिसे आप केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में भी कुछ मैटर भरा होता है, कुछ पदार्थ भरा होता है। ये 3 शब्द इसी से रिलेटेड हैं और इसी से संबंधित हैं, इस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच का हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, इसमें जो पदार्थ भरा होता है इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसी को हम लोग कहेंगे दोस्तों साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव।
जबकि केंद्रक के अंदर जो कुछ भरा होता है इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाएगा दोस्तों न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी केंद्रक द्रव्य। ये दो शब्द आपने देखे, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। जबकि आपके केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर दोनों जो चीजें मौजूद हैं, जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को जोड़ देंगे दोस्तों, यानी जब आप केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को जोड़ देंगे तो बचा हुआ भाग ही आपका कहलाएगा जीव द्रव्य, यानी इसी को हम लोग दोस्तों प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। विस्तार से अगर आगे पढ़ा जाएगा तो वहां पर आपको एक नाम और भी मिलेगा इसके लिए, मैट्रिक्स, यानी कि जीव द्रव्य के लिए आपको मैट्रिक्स शब्द भी पढ़ने को मिल सकता है। तो यहां पर आपके सामने 5-6 क्वेश्चन सीधे सीधे स्पष्ट हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए साइटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा सवाल आपके सामने दिख रहा है कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से कहा जाता है जीव द्रव्य, यानी प्रोटोप्लाज्म। इसे और भी किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। साथ साथ आप साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो केंद्रक द्रव्य के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर मौजूद तरल धूसर पदार्थ, जहां पर कोशिका की सभी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, सभी प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस जगह के लिए हम नाम प्रयोग करते हैं दोस्तों कोशिका द्रव्य। ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बात कर रहे थे हम कोशिका के बारे में और कोशिका से रिलेटेड ढेर सारे सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों पर भी हमारी और आपकी चर्चा आगे आगामी क्लासेस में होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ें भी आप पढ़ें उसको पूरी कोशिश करें कि रिवाइज करें, और मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने सुझाव ज़रूर हमें कमेंट करें। अगर उसको आपको वीडियो में कोई और संशोधन, कोई आपकी और भी मांग हो, कोई डिमांड हो, कोई विशेष समस्या आपके सामने आ रही हो कोशिका को अध्ययन करते समय, या जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसे स्टडी करते समय, तो आप बेहिचक अपने सवालों को रखें, ताकि इस डिजिटल मंच पर अपने यथासंभव प्रयासों के द्वारा हम आपकी हर एक समस्या का समाधान करने का प्रयास पूरी तरह से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जीव वर्ग मैंने आपको बताया था मोनेरा का, याद होना चाहिए आपको। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर आपने न देखा हो तो जो नए व्यूअर्स हैं वो आप पिछले वीडियो में हमारे जाकर के ये सारी जानकारी ले सकते हैं। तो मोनेरा जो शब्द आप देख रहे हैं, ये शब्द पूछता है सवाल दोस्तों कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था और कब किया था। तो दोस्तों ये शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था सन 1866 में, और 1866 में अर्नेस्ट हेकल, ये नाम ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट हेकल वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मोनेरा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगर पूछता है मोनेरा क्या है, तो आपको ध्यान होगा मोनेरा शब्द जो है मैंने बताया था दोस्तों बना है मोनो से, और मोनो का मतलब होता है एक, यानी सिंगल मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो आप यहां कह सकते हैं कि ये जो है आपके मोनेरा क्या है, तो दोस्तों मोनेरा जो है ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। क्या है दोस्तों मोनेरा? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, मतलब एक कोशिका वाली। प्रोकैरियोटिक का अर्थ मैंने आपसे बताया था ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक मौजूद ना हो। तो अगर कोशिका के अंदर केंद्रक मौजूद नहीं है तो ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? प्रोकैरियोटिक। हमने आपसे माता के गर्भ में पल रहे शिशु का उदाहरण देकर के ये बात समझाने का प्रयास किया था कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, क्योंकि जब मां के गर्भ में बच्चा भ्रूण के रूप में मौजूद होता है तो भी उसमें जीवन होता है, लेकिन एक शिशु की तरह उसमें हाथ पैर या दूसरे अंग विकसित नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कोशिका के भीतर आपको पिछली क्लासेस में, मैंने पिछले वीडियो में सेल पार्ट 1 में हमने आपको सेल का एक फिगर भी बनाकर उसको समझाने का प्रयास किया था। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, उस वीडियो को अगर आप एक बार देख लेंगे दोस्तों तो आपकी समस्या यहाँ पर हल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज पर आते हैं दोस्तों। हमारे जीवों की बात हो रही है, जीवों का जो वर्गीकरण होता है, जीवों का जो एक तरह से सारणी होती है, वो सारणी अलग अलग काल में विभाजित की गई है। अलग अलग काल का मतलब आप कह सकते हैं पैलियोजोइक, सीनोजोइक, मीसोजोइक, ट्रायोसिक, ये सारे अलग अलग काल हैं। वैसे तो ये भूगोल का विषय है, लेकिन इसमें जीव विज्ञान से रिलेटेड एक सवाल ये पूछता है कि
भौगोलिक रूप से समय का जो वितरण है वो करने का श्रेय किसे दिया जाता है जिस काल में अलग अलग जीव विकसित हुए। जैसे हमारा जो वर्तमान युग है, इस वर्तमान युग को नाम दिया जाता है दोस्तों मानव युग का। तो ये कौन सा युग है, तो किस युग को मानव युग की संज्ञा दी जाती है? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया दोस्तों तो आपका आंसर होना चाहिए होलोसीन। ये आंसर आप याद रखिएगा, होलोसीन युग जो है ये वर्तमान युग है और इसी युग को हम नाम क्या देते हैं दोस्तों? इसी युग को हम नाम देंगे मानव युग की, यानी ह्यूमन एरा को होलोसीन के नाम से जाना जाता है। और अगर समय का काल विभाजन देखा जाए कि समय का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने किया, तो बेटा ये आंसर होगा सन 1760 ईस्वी में किया गया ये काम। इनका नाम था जियोवानी ऑर्डिना। ये नाम आप बार बार कहा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोवानी ऑर्डिना जो है वो समय के वर्गीकरण के लिए जाने जाते हैं, यानी काल विभाजन के लिए जाने जाते हैं, भौगोलिक काल विभाजन के लिए इनका नाम लिया जाता है जियोवानी ऑर्डिना का, जिन्होंने सर्वप्रथम समय को मानव विकास के हिसाब से वर्गीकृत किया। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि हमारी पृथ्वी पर जैसे पूछता है वर्तमान में जो जीवाश्म पाए जाते हैं ये जीवाश्म किस युग के हैं, अगर आपसे ये सवाल पूछता है किस युग के हैं दोस्तों, तो ये सारे जीवाश्म जो हैं हमारे यहाँ कैम्ब्रियन युग के हैं। ये कैम्ब्रियन काल के सारे जीवाश्म हैं जो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं। सेल पर ही बात कर रहे हैं और सेल पर बात करने के दौरान जो एक अच्छा सवाल है वो यही है कि वर्तमान युग जो मानव युग है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा होलोसीन युग के नाम से। जीवों के प्रथम वर्ग यानी कोशिकाओं का जो पृथ्वी पर प्रारंभिक तौर पर विकसित हुए, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम विकसित होने वाली एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक संरचना क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों। ये सवाल आपका इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्रोकैरियोटिक यानी एक तरह से प्रावस्था कोशिका वाली एक कोशिकीय जो जीवों की संरचना पाई जाती है वो क्या है? तो दोस्तों इसे संक्षिप्त में हम लोग BGA यानी कि इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी बुलाते हैं। और आसान अगर मैं इसे करूं तो इसे ही हम कहते हैं दोस्तों नील हरित शैवाल। ठीक है, यही वो जीव है पृथ्वी पर बनने वाले सबसे प्रारंभिक जीव हैं और सबसे प्रारंभिक जीव होने के नाते इन्हें हम इस श्रेणी में भी रखते हैं। इन्हें आप आर्की बैक्टीरिया का भी नाम देते हैं। कहीं कहीं आपको ये नाम मिलेगा पढ़ने को। आर्की बैक्टीरिया दोस्तों बना हुआ है, आर्की शब्द का मतलब होता है प्राचीन। आर्की जैसे एक शब्द है ना पुरातत्व विज्ञान जिसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है, तो उसी से ये शब्द बना हुआ है आर्की बैक्टीरिया का। तो आर्की बैक्टीरिया के रूप में पृथ्वी पर बनने वाले प्रारंभिक एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव कौन? तो आपका जवाब होगा नीलहरित शैवाल। और अगर आप देखें नीलहरित शैवालों की महत्ता क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, तो याद रखिए दोस्तों नीलहरित शैवाल ही वो शैवाल है जिनके कारण पृथ्वी पर प्रोडक्शन शुरू हुआ ऑक्सीजन का, यानी कि हमारी प्राणवायु का, जिसके कारण सांस ले पाना संभव है। और अगर ऑक्सीजन की महत्ता की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस कोविड-19 के विभीषिका के दौरान आपको ऑक्सीजन का महत्व समझाने की कोई विशेष जरूरत है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय इंसान दो ही चीजों का महत्व समझ पा रहा है और वो है उसका अपना स्वास्थ्य के साथ साथ परिवार, और दूसरा ऑक्सीजन का। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है जब हमें पानी की भी महत्ता समझ में आएगी, क्योंकि इससे भी रिलेटेड एक सवाल मैं आपको पहले से डिस्कस कर चुका हूं और ये शब्द है दोस्तों 0 आवर डे का। अगर आपके पूछा गया सवाल कि 0 आवर डे किसे कहते हैं दोस्तों, तो 0 आवर डे का मतलब होता है वो दिन जब भूमिगत जल जो पीने योग्य पानी होता है उसके भंडार समाप्त हो जाएं। तो जब उसके भंडार समाप्त हो जाते हैं दोस्तों तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं 0 आवर डे।
तो प्रोकैरियोटिक जीव की बात की गई, नीलहरी शैवाल। सबसे पहले वातावरण में बनने वाले जीव कौन? तो नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल किस श्रेणी के जीव हैं दोस्तों? तो ये आर्की बैक्टीरिया हैं। इन्हें नीलहरी शैवालों को बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। ये किस प्रकार के जीव हैं? तो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, यहां से मानव का विकास हुआ। ये किस वर्ग में आते हैं? तो आप कहेंगे कि मोनेरा वर्ग में आते हैं। मोनेरा नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया। कब किया? 1866 में किया। और वर्तमान युग जिसे मानव युग कहा जाता है, इसे और किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब होगा आपका कि होलोसीन के नाम से जाना जाता है। जबकि काल विभाजन करने के लिए भौतिक काल विभाजन, भौगोलिक काल विभाजन किसने सर्वप्रथम किया? तो 1760 में यह काम किया गया दोस्तों, जियोवानी आर्डिना के द्वारा। तो ये कुछ मोटे सवाल हैं। यहां एक सवाल और जानना है कि ये मानव युग जो होलोसीन युग है, ये कब प्रारंभ हुआ? अगर आपसे पूछा गया तो इसका भी जवाब आपके पास है दोस्तों, और वो जवाब है 11 लाख वर्ष पहले, यानी 11 लाख वर्ष पूर्व इस काल का प्रारंभ हुआ। होलोसीन युग का प्रारंभ 11 लाख साल पहले हुआ था। ठीक है, लगातार अभी भी जैसा मैंने आपसे बार बार अपनी वीडियोस में कहा है कि हम लोगों को भी अधिकार है अपनी शिकायतें आपसे दर्ज कराने का, और आपको भी। तो आपकी शिकायतों की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, और हम सबको इसी की शिकायत है कि आप लोगों को कोई शिकायत नहीं हो रही है। कोशिश करिए कि आप वीडियोस को जब भी ऑब्जर्व करें तो उसे ध्यान से देखें, उसके तथ्यों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। और जब तक आप वीडियोस को पूरी तरह से देखेंगे नहीं दोस्तों, तब तक आप वीडियो को इवेलुएट नहीं कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, और उससे आपके लिए क्या फायदेमंद है आप ये शायद समझने में असफल रहेंगे। तो पूरी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें आप, और उसमें मौजूद तथ्यों को अंकित करें अपने दिमाग में, अपने मानस पटल पर, और साथ साथ जहां कहीं भी आपको त्रुटियां नजर आए, जहां कहीं भी आपको संशोधन योग्य कोई सुझाव दिखे, तो ऐसे सभी सुझावों का पूरी तरह से स्वागत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। ऑरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? चलिए ये भी एक सवाल देख लेते हैं, जीवन की उत्पत्ति। अगर आपसे पूछा कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, तो दोस्तों एक्चुअल में ये एक किताब है। इसे सन 1936 में तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया दोस्तों? इसे सन 1936 में तैयार किया गया। अगर आपसे पूछ लेता है कि इसे किसने लिखा है, तो याद रखिए दोस्तों, उनका नाम है A.I. ओपेरिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन एनवायरमेंट के पेपर में, टेट, सी टेट, सुपर टेट, साथ साथ साइंस में भी ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जीवन की उत्पत्ति, हिंदी में इस किताब का नाम है। इस पुस्तक की रचना सर्वप्रथम किसने की? तो आपका जवाब होगा A.I. ओपेरिन ने इस पुस्तक की रचना की। कब की? तो सन 1936 में इसकी रचना की गई। ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन है हमारे पास, जीवन के बनने के लिए, सवाल पर ध्यान दीजिएगा, जीवन के बनने के लिए जो जीवोत्पत्ति की घटना है, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, या जीवोत्पत्ति क्या है? तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि जब आप बायोलॉजी शब्द पढ़ते हैं तो लैटिन भाषा से बना ये शब्द दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर बना है, जिसमें पहला शब्द है बायो यानी जीवन, एंड लोगोस यानी इसका अध्ययन। और आप जानते हैं कि जीवन के अध्ययन को ही हम कहते हैं दोस्तों बायोलॉजी। तो इस आधार पर जीवों की उत्पत्ति के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो शब्द है दोस्तों बायोपोएसिस। ये शब्द बहुत ध्यान रखिएगा, इसी शब्द को हम कहते हैं बायोपोएसिस, और ये जीवन की उत्पत्ति से संबंधित शब्द है। जब ब्रह्मांड में पहली बार जीवन की उत्पत्ति संबंधी प्रमाणों का अध्ययन किया गया, तब ये शब्द दिया गया, और ये शब्द देने वाला व्यक्ति कौन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा पायरे हैं। कौन है दोस्तों? तो पायरे वो वैज्ञानिक हैं जिनके अनुसार जीवों की उत्पत्ति की घटना को हम क्या नाम देते हैं? इसकी उत्पत्ति की घटना को हम सभी बायोपोएसिस का नाम देते हैं। ठीक है, और जीवन की उत्पत्ति के संबंध में किस किताब में बताया गया है? तो सन 1936 में A.I. ओपेरिन की प्रसिद्ध पुस्तक, जिसका नाम आपने देखा लाइफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ है। इस किताब में दोस्तों जानकारी सबसे पहले दी गई थी।
तो लगातार मेरी कोशिश है कि आपकी 30 मिनट की जो कक्षा है, 30 मिनट की जो क्लास है, वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और 30 मिनट में कम से कम आपको 30 क्वेश्चन मिला करें। अगर आपको हर मिनट एक सवाल मिल रहा है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने वीडियो को दें। और अगर आप अपने वीडियोज़ को समय देंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से ये कहावत है हमारे पुराणों में, कहावत है हमारे पुरातन नैतिक शास्त्रों में कि पहले हम समय को बर्बाद करते हैं और बाद में समय हमें बर्बाद कर देता है। तो ऐसे किसी भी कहावत को चरितार्थ मत होने दें, समय का महत्व समझें। और हर मिनट से चूंकि आपको एक प्रश्न मिल रहे हैं, 30 मिनट की क्लास में अगर आपको 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो एक भी मिनट की वीडियो को मिस करने का मतलब हुआ आप एक क्वेश्चन से वंचित हो रहे हैं। और अगर आपके पेपर में वही क्वेश्चन आया, आप उसका आंसर नहीं दे पाए, तो फिलहाल आप उसे बदल नहीं पाएंगे और ये आपके लिए दुख की वजह बनेगा, आपके लिए अफसोस और क्षुब्धता का कारण बनेगा। तो ऐसा कुछ भी होने नहीं देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम सीधे कोशिका की बात कर रहे हैं। कोशिका में जो पहली चीज आपको दिखाई दे रही है उसकी बात करेंगे। और पहली चीज में मैं कुछ नाम पहले लिख देता हूं फिर से। पहला है, इसे हम कहते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है दोस्तों, इसके लिए ही हम एक शब्द और अंग्रेजी में देखते हैं, कहीं कहीं वो लिखा रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये नाम जो है इसके लिए आप प्रयोग करते हुए देखेंगे। ये होता क्या है? तो दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये कोशिका का वो बाहरी आवरण होता है। ये कोशिका का ऐसा बाहरी आवरण होता है, बाहर का एक तरह का खोल होता है। दोस्तों पूछता है ये किस चीज से बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों प्रोटीन और वसा से। पूछता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में भाग लेने वाले मुख्य तत्व कौन से? तो आपका जवाब होगा प्रोटीन और वसा। चूंकि यहां पर लिखा भी है झिल्ली, तो इसका मतलब हुआ कि झिल्ली होने के कारण इसमें एक विशेष गुण पाया जाएगा और वो गुण होगा सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का अर्थ होता है अर्ध पारगम्य। यानी ये इसकी संरचना कुछ इस तरह की होती है दोस्तों कि कुछ चीजें इसके आर पार जा सकती हैं और कुछ चीजें नहीं जा सकती। तो आर पार चीजों के जाने के कारण इसकी झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। तो अर्ध पारगम्य के लिए ही यहां पर कौन सा नाम आप इस्तेमाल करते हुए देख रहे हैं दोस्तों? सेमी परमिएबल। और इस विशेषता को कहा जाता है अर्ध पारगम्यता। अर्ध पारगम्यता का ही अर्थ होता है दोस्तों, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं सेमी परमिएबिलिटी। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे हम कहेंगे सेमी परमिएबिलिटी। ये जो है अर्ध जो है गम्य कोशिकाओं के झिल्ली के लिए ये नाम इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज अगर यहां ध्यान दें तो इसका कार्य क्या है? कार्य यह है दोस्तों कि जो जरूरी आवश्यक पदार्थ हैं उन पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने दें और जो बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं कोशिका के लिए उन्हें बाहर ना जाने दें और जो जरूरी नहीं है उन्हें बाहर भी जाने दें। यानी एक प्रक्रिया अंदर प्रवेश करने की है और एक प्रक्रिया बाहर निकलने की। तो इसको भी कुछ नाम दिया जाता है दोस्तों। अंदर प्रवेश करने की घटना को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या नाम देंगे दोस्तों? इसे कहेंगे एंडोसाइटोसिस। और ये वाला इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। यानी एंडोसाइटोसिस का मतलब हुआ अंदर प्रवेश करने की घटना, एंडो शब्द, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब हुआ बाहर निकलने की घटना। तो इसके जरिए आवश्यक और अनावश्यक कोशिकाओं का कोशिका में प्रवेश और निकास लगातार जारी रहता है और इसी से ये कोशिका जो है हमारी अपना पोषण प्राप्त करती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक शब्द से मैं आपको परिचित करा रहा हूं। पूरी कोशिश है हमारी कि कोशिका से आने वाले या पूछे जाने वाले कोई भी जरूरी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, आपसे चूकने ना पाए। एक सवाल पर और आ जाते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा था कोशिका की खोज किसने की थी? तो आप सबने बताया था दोस्तों कि 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने जो है ये कोशिका की खोज की थी। और अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस कोशिका का अध्ययन किया गया, तो सर्वप्रथम जिस कोशिका का अध्ययन किया गया दोस्तों वो एक 1675 में की गई कोशिका थी और ये एक जीवाणु कोशिका थी।
जीवाणु कोशिका का अध्ययन दरअसल दोस्तों सबसे पहले किया गया और यह काम करने वाले व्यक्ति थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो है जीवाणु कोशिका का सर्वप्रथम या सबसे पहले आप कह सकते हैं कि इन्होंने अध्ययन किया। चूंकि इन्होंने जीवाणु कोशिका का अध्ययन किया, इसका मतलब इन्होंने जीवाणु की खोज की, इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ये नाम जो है दोस्तों हम इन्हें देते हैं, यानी इन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है शब्द जीवाणु विज्ञान का पिता। ये नाम जो है दोस्तों इस्तेमाल किया जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के लिए। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। अगला प्रश्न अगर देखें इसके बाद का क्वेश्चन, तो सन 1840 की घटना आएगी। यहां पर 3 वर्ष आपको मैं बता चुका हूं। 1665 जिसमें रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। इसके बाद दूसरा वर्ष आपको बताया गया 1675 जिसमें पहली बार किसी जीवाणु कोशिका का विस्तृत अध्ययन किया गया। उसके बाद तीसरा नाम आता है 1840 में, और 1840 में ये नाम है पुरकिंजे का। ये नाम आप ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको दिख रहा है दोस्तों पुरकिंजे का। तो पुरकिंजे जो थे ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका के भीतर मौजूद उस पदार्थ के लिए जिसे मैंने थोड़े समय पहले जीवद्रव्य नाम दिया था दोस्तों, उस जीवद्रव्य शब्द का इन्होंने ही नामकरण किया था। पुरकिंजे किस लिए जाने जाएंगे, तो ये जाने जाएंगे जीवद्रव्य शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग के लिए। यानी यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कोशिका द्रव्य को जीवद्रव्य की संज्ञा दी थी। ठीक है दोस्तों, और कोशिका के अध्ययन को मैंने आपसे बता ही दिया है कि इसके अध्ययन को हम लोग जो है साइटोलॉजी कहते हैं। एक नाम और आप देख लें यहां पर, सन 1833 से रिलेटेड है। ये वर्ष आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1833 में नाम आता है दोस्तों उस वैज्ञानिक का जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने कोशिका के भीतर खोज की, किसकी, केंद्रक की। तो ये जो है कंटेंट आपका आज मैंने आपको डिलीवर किया है। कोशिका पर आगे भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती रहेगी, लेकिन जैसा मैंने आपसे आग्रह किया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ साथ आप अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं, हमारी टीम तक जरूर पहुंचाएं, ताकि हम अपने वीडियोस को, आपको प्रोवाइड कराए जाने वाले कंटेंट को आपके सुझावों के माध्यम से दिन ब दिन बेहतर और बेहतरीन बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।